अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम अपना आज लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट्स। तो इसमें 5 to 6 कुछ डिसऑर्डर्स हमें गिवन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हैं क्या, उनके फिर हम कॉजेज़ देखेंगे, किन कॉजेज़ की वजह से वो डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट डिसऑर्डर हमारा है अल्सर्स, जो कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अल्सर को समझते हैं कि अल्सर क्या होता है। पहले सिर्फ इस टर्म को समझो कि अल्सर क्या है। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथीलियम, एपिथीलियम की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाना। देखो, हमने बात की है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा म्यूकोज़ा से लाइन हुआ है। ठीक है, म्यूकोज़ा में एपिथीलियम भी होगा। ठीक है, म्यूकोज़ा है तो इसके ऊपर जो इसकी फर्स्ट लेयर होगी वो सेल्स की बनी हुई होगी। कौन से सेल्स? एपिथीलियल सेल्स। ठीक है, ये एपिथीलियल सेल्स हैं, ये तमाम क्या है, ये सेल्स हैं, ये सिंगल एक एक सेल है, एपिथीलियल सेल्स। अब अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें कंटिन्यूटी है, एक सेल के बाद दूसरा सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से एक लाइन में, एक सीक्वेंस में ये एपिथेलियल सेल्स अरेंज है। लेकिन अगर इनकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पर ये एपिथेलियम ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो अगर एपिथेलियम की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाए तो उससे हम क्या कहते हैं? अल्सर। कि यहाँ पर एक अल्सर क्रिएट हो गया है। एपिथेलियम की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाएगा तो इट मीन्स वहाँ पर एक अल्सर बन गया है। तो अल्सर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, अब बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अल्सर इज अ सोर पेनफुल वुंड। अल्सर क्या है? एक तरह का सोर है, मतलब एक वुंड है, एक जख्म है, पेनफुल, पेनफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी। अब क्योंकि एपिथेलियम हमारी बॉडी में हर जगह पर है, एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी में हर जगह है, तो जहाँ पर भी उनकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आएगा वहाँ पर एक अल्सर क्रिएट हो जाएगा। तो अल्सर भी हमारी बॉडी में किसी जगह पर भी हो सकता है। इस टॉपिक में हम किस पे बात करेंगे? अल्सर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है इन जीआई कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। अगर यही अल्सर क्रिएट हो रहा है जीआई ट्रैक्ट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसे हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर कब कहेंगे? जब अल्सर बन रहा हो, कहाँ पे? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो उस वक्त उसका नाम होगा पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर जो है इसके दो टाइप्स हैं, डिपेंड के लोकेशन क्या है। अगर ये पेप्टिक अल्सर बन रहा है हमारे स्टमक में तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर यही अल्सर बन रहा है हमारे इंटेस्टाइन में तो इसे हम कहेंगे इंटेस्टाइनल अल्सर, या फिर डोडेनल अल्सर भी इसे हम कहते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन के किस पार्ट में अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अल्सर बनते हैं? ड्यूडेनम में अल्सर मोस्ट कॉमन है इंटेस्टाइन में, तो इसीलिए इंटेस्टाइनल अल्सर को हम दूसरे लफ्ज़ों में ड्यूडेनल अल्सर भी कह सकते हैं। अब पेप्टिक अल्सर के पॉइंट को हमने थोड़ा सा समझना है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो भी अल्सर बनते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। क्यों कहते हैं पेप्टिक अल्सर? क्योंकि यहाँ पर जो भी अल्सर बन रहा होता है, जो भी डैमेज हो रहा होता है, वो हो रहा होता है ड्यू टू डाइजेस्टिव जूस। जो भी सिक्रीशंस होती हैं उन सिक्रीशन की वजह से डैमेज क्रिएट होता है। इसको समझते हैं। देखो, हमने बात की है कि हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को एसिड के डैमेज से। ठीक है, म्यूकस की लाइन हमारे स्टमक में होती है जिसमें बायकार्ब्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये बायकार्ब्स क्या करते हैं? एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एसिड हमारे स्टमक की लाइनिंग को, स्टमक के सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर म्यूकस ना हो, अगर म्यूकस की सिक्रीशन ना हो तो बायकार्ब्स नहीं होंगे। बायकार्ब्स नहीं होंगे तो एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई सब्सटेंस नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये एसिड, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है ना, इसका पीएच क्या होता है? 1 to 1.5 तकरीबन। तो ये एसिड इतना ज़्यादा एसिडिक है, तो ये एसिड क्या कर सकता है? हमारे स्टमक को अब ये हार्म करेगा, स्टमक के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा और अल्सर कॉज करेगा।
अब होता क्या है, एसिड हमारे स्टमक में रिलीज़ हो रहा है HCl। HCl क्या करता है, जो म्यूकस की लाइनिंग है ना, इसको यहाँ से हटा देता है, ब्रेक कर देता है। अब अगर यहाँ पे इस जगह पे म्यूकस के लेयर नहीं है तो सेल्स एक्सपोज हो गए। सेल किससे एक्सपोज हो गए, एसिड से एक्सपोज हो गए, और दूसरे हमारे जो एंजाइम्स हैं गैस्ट्रिक जूस से उससे एक्सपोज हो गए। तो अब क्या होगा, ये सेल्स डैमेज होना शुरू होंगे, एसिड से ये सेल्स डैमेज होंगे। इसके अलावा जो हमारे एंजाइम्स हैं, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, उससे ये सेल्स एक्सपोज होंगे, उससे इनका कांटेक्ट होगा, जिसके बाद इस सेल की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाएगा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक तरह से अल्सर बन जाएगा, एक वुंड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट कॉजेस ऑफ अल्सर के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्सर कॉज कर सकते हैं। नंबर 1 है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में H पायलोरी कहते हैं। ये बैक्टीरिया गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। ये क्या करता है, हमारा जो म्यूकस की लेयर होती है इसमें आके कॉलोनाइज करना शुरू कर देता है और म्यूकस की लेयर को डैमेज करता है। इसके अलावा ये हमारे स्टमक में रह रहा है तो ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को हार्म करता है, गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, हमारे स्टमक की इन्फ्लेमेशन करवाता है। ठीक है, म्यूकस लाइनिंग एक तरफ ये डैमेज कर रहा है, दूसरी तरफ ये गैस्ट्राइटिस करवा रहा है। ये दोनों फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक की एपिथेलियम है उसको हार्म करते हैं। म्यूकस डैमेज होगा, एपिथेलियम डैमेज होगी, ठीक है, और गैस्ट्राइटिस होगा, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ के सेल्स भी डैमेज होंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेंगे। जब सेल्स डैमेज होंगे तो गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे स्टमक से, स्टमक की लाइनिंग से, और फर्दर डैमेज कॉज करेंगे, जिसके बाद एक अल्सर क्रिएट हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अल्सर की, H पायलोरी, जो कि हमारे सेटअप में बहुत कॉमन है। ठीक है, अक्सर लोगों का H पायलोरी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात है ड्रग्स, ये भी एक कॉमन कॉज है अल्सर का। कौन से ड्रग्स अल्सर कॉज करती है, पेन किलर्स जो होती हैं, स्पेशली एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, एनसेड्स जो पेन किलर्स होते हैं ये स्टमक अल्सर कॉज करते हैं। इनका एक मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है, स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर्स। तो अक्सर लोगों को देखा होगा जो पेन किलर्स फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं उनको फिर अल्सर की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। और अगर किसी पर्सन में ऑलरेडी अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, तो उन पेशेंट में फिर हम एनसेड्स यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एनसेड्स क्या करता है और ज़्यादा डैमेज करेगा। ऑलरेडी अल्सर्स हैं और ज़्यादा मज़ीद डैमेज कॉज करेगा, जिसके बाद क्या होगा, ये अल्सर ब्लीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी डैमेज एपिथेलियम तक था और हमने पेन किलर्स दे दी जो कि फर्दर और मज़ीद डैमेज कॉज करेंगी, जिसके बाद नीचे की और लेयर्स डैमेज होना शुरू होंगी और रिजल्ट में क्या होगा, फिर ब्लीड करेगा अल्सर। तो नंबर 2 पे क्या आ गया, ड्रग्स आ गई। नंबर 3 अल्कोहल। अल्कोहल भी टॉक्सिन है, सेल्स को डैमेज करता है, ये भी जाके क्या करेगा, हमारे स्टमक सेल्स को डैमेज करेगा और अल्सर कॉज करेगा। लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, जो स्पाइसेस होते हैं ये भी डैमेज कॉज कर रहे हैं और अल्सर बना रहे हैं एक तरह से। नेक्स्ट आ जाओ सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे अल्सर के, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी में डैमेज चल रहा है, ठीक है, स्टमक डैमेज हो चुका है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख इन पेशेंट्स को ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद है एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ये अल्सर्स क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं ना, तो इसमें एब्डोमिनल पेन भी होगा। इसके बाद है नॉजिया और वॉमिटिंग, ये भी इसके सिम्टम्स में हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब अल्सर का कॉज बैक्टीरिया हो, ठीक है, H पायलोरी बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया अल्सर का कॉज नहीं है तो इस वक्त हम एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। हम पहले टेस्ट करवाते हैं, H पायलोरी का टेस्ट होता है। अगर H पायलोरी पॉजिटिव आ जाता है जिस पर्सन का, फिर उसको हम 14 डेज़ के लिए H पायलोरी की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम 3 ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि 14 डेज़ तक हम देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट फिर हम, ये जो रिजीम होता है ट्रीटमेंट का H पायलोरी की, ये फिर हम इन पेशेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर बैक्टीरियल कॉज है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ होंगी, अदरवाइज हम PPIs यूज़ करते हैं। PPIs क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर।
एसिड बन रहा है स्टमक में। एसिड में क्या है, HCl है। HCl में क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। H पॉजिटिव चाहिए एसिड बनाने के लिए। H पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन चाहिए। अगर हम प्रोटॉन को इनहिबिट कर दें, प्रोटॉन ना हो तो एसिड नहीं बन सकता। एसिड नहीं बनेगा तो डैमेज कॉज नहीं होगा। तो हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। हमारे सेल्स में ऐसे पंप हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, यहाँ पर पंप लगे हुए हैं, मतलब ये प्रोटीन चैनल्स हैं। ठीक है, पंप क्या है, प्रोटीन चैनल्स हैं बेसिकली, जो कि आयंस को सेल के अंदर लेकर आते हैं और सेल के बाहर भेजते हैं। ये पंप्स क्या करते हैं, ये प्रोटॉन पंप हैं, प्रोटॉन पंप्स। ये प्रोटॉन पंप प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl। अगर हम इन प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दें तो ये प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं करेगा। प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो एसिड फॉर्म नहीं होगा और डैमेज कॉज नहीं होगा, अल्सर नहीं बनेगा। तो ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ऐसी ड्रग्स जो कि इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देंगी। अब ये प्रोटॉन पंप काम नहीं कर सकेगा और एसिड सिक्रीट नहीं होगा, अल्सर नहीं बनेगा। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। अल्सर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है और कैसे होता है, बाय टेकिंग कंटेमिनेटेड, स्पॉइल्ड और टॉक्सिक फूड। फूड पॉइजनिंग उस वक्त होगा जब कोई पर्सन कंटेमिनेटेड फूड, स्पॉइल्ड या टॉक्सिक फूड इंजेस्ट कर ले। ठीक है, ऐसा फूड जो कंटेमिनेटेड हो, मतलब कि उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और पैथोजन मौजूद हो। ठीक है, उससे कंटेमिनेटेड हो वो फूड, स्पॉइल्ड हो, ख़राब हो वो खाना, या टॉक्सिक, उसमें कोई टॉक्सिन्स शामिल हो। अगर एक पर्सन ने ऐसा फूड ले लिया तो उसके बाद क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी उस पर्सन को। फूड पॉइजनिंग के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है कि उस फूड में कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर कोई पैरासाइट हो या अदर पैथोजन हो। अब ऐसा क्यों है कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट फूड के थ्रू अंदर जा रहा है। देखो, बैक्टीरिया तो फूड में होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं अच्छी तरह से। हाई टेम्परेचर पे जो भी बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजेंस उस फूड में मौजूद है, वो क्या होते हैं, वो डाई हो जाते हैं। बट अगर हमने फूड को सही से कुक नहीं किया, अनकुक्ड फूड हो, अनकुक्ड फूड, तो उसमें जो पैथोजेंस हैं वो मौजूद रहते हैं। और अगर एक पर्सन ने वो अनकुक्ड फूड खा लिया तो क्योंकि उसमें पैथोजेंस है तो वो पैथोजन उसके थ्रू, फूड के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाएंगे और क्या कॉज करेंगे, फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे। अब फूड पॉइजनिंग अगर किसी पर्सन को है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, स्टमक क्रैम्प्स होंगे, वॉमिटिंग और डायरिया, ये इसके अहम सिम्टम्स हैं। बॉडी में क्योंकि अब टॉक्सिक फूड आ चुका है, कंटेमिनेटेड फूड आ चुका है, बॉडी क्या चाहेगी कि उससे जल्दी से बॉडी से बाहर निकाला जाए। कैसे बाहर निकाला जाए, या तो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाला जाए या फिर डायरिया के थ्रू बाहर निकाला जाए। तो इसीलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, जो मूवमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, जिसके बाद वॉमिटिंग और डायरिया होगा। ठीक है, और क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो फूड के साथ साथ क्या लॉस हो रहा है बॉडी से, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। और वाटर के साथ क्या लॉस हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है सीवियर केसेस में, जिसके लिए ट्रीटमेंट पे हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो ORS होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसकी ट्रीटमेंट में हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या है, इसे हम इंडाइजेशन या फिर अपसाइड स्टमक भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, डिस्कम्फर्ट और पेन इन द अपर एब्डोमेन फॉलोड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग। ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद अपर एब्डोमेन में पेन या डिस्कम्फर्ट फील होना, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया। सिम्टम्स अगर हम देखें इंडाइजेशन के, तो सिम्टम्स में क्या आता है, ब्लॉटिंग, नोज़िया, फुलनेस, हार्ट बर्न। डिस्पेप्सिया बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। ठीक है, डिस्पेप्सिया में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि हमने अल्सर पढ़ा ना भी, तो अल्सर की वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है,
तो ये कोई सेपरेट डिजीज़ नहीं है जिसका कोई एक सिंगल कॉज हो, बट ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम है, ठीक है। इनडाइजेशन किसी वजह से होगी, इनडाइजेशन के पीछे कोई रीज़न होगा, ठीक है, उसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत होगी, उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि जो फूड हम ज़्यादा स्पाइसी फूड ना यूज़ करें, ज़्यादा फैट वाला फूड यूज़ नहीं करें। इसके बाद जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो डिसाइड होगा कि डिस्पेप्सिया का कॉज क्या है। यहाँ पर मुझे हार्ट बर्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देखो, स्टमक है, इससे ऊपर क्या होता है, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस कनेक्ट हो रहा होता है स्टमक से, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर का काम होता है कि ये स्टमक के कंटेंट को ईसोफेगस में जाने से रोकता है। जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा होता है, ये स्फिंक्टर ओपन होता है, फूड इजीली आ जाता है। लेकिन जब फूड आ गया स्टमक में, इसके बाद ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है ताकि स्टमक से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो दोबारा से ईसोफेगस में ना जाए, ठीक है। क्योंकि स्टमक में पेरिस्टाल्सिस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, फोर्स क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि ये फूड जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये ईसोफेगस में जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्फिंक्टर मौजूद है। अब अगर ये स्फिंक्टर किसी पर्सन में सही तरह से वर्क ना करे, ये स्फिंक्टर पूरी तरह से क्लोज ना हो, तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जिसमें हमारा फूड शामिल है, हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस शामिल हैं, एंजाइम्स हैं, एसिड हैं, ये जो एसिडिक कंटेंट है बेसिकली ये कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, ये जाना शुरू हो जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है। अब हमारा स्टमक तो इस तरह से बना हुआ है कि वहाँ की लाइनिंग को एसिड हार्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर इतना हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेगस में जाना शुरू हो जाए, तो ईसोफेगस तो इस तरह से नहीं बना हुआ कि वो इतने लो पीएच वाले कंटेंट को टॉलरेट कर सके। तो क्या होगा, जब ये कंटेंट जाएगा तो ये ईसोफेगस के लोअर एंड को हार्म करेगा, यहाँ पर डैमेज कॉज करेगा, अल्सर कॉज करेगा, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होगा। जो अपर एब्डोमेन है, यहाँ पर इस जगह पे बर्निंग सेंसेशन होगी, पेन फील होगा। इसको हम हार्ट बर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह पे क्या होता है, हार्ट भी होता है। तो इसी जगह पे क्या ये हमें पेन फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगी। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं हार्ट बर्न। इसका कोई रिलेशन हार्ट से इटसेल्फ नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है, ये हमारे स्फिंक्टर सही काम ना करने की वजह से हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ओबेसिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बॉडी फैट। जब हमारी बॉडी में फ़ैट का अमाउंट एक्सेसिव हो जाए उससे हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। अब देखो, हमारी बॉडी में फ़ैट नॉर्मल अमाउंट में मौजूद, लेकिन अगर यही फ़ैट एक नॉर्मल रेशियो से ज़्यादा हो जाए तो उससे हम कहेंगे ओबेसिटी। हमारी स्किन है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फ़ैट की लेयर होती है, सही है। इसके अलावा और भी हमारी बॉडी में जगह है जहाँ पर फ़ैट स्टोर होता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। लेकिन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट आना शुरू हो जाता है तो स्किन के नीचे ये फ़ैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये फ़ैट हमारे ऑर्गन्स पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। लिवर है, लिवर के ऊपर ये फ़ैट एक्यूमुलेट होने लगेगा। अक्सर जब लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उनमें क्या आ रहा होता है, फैटी लिवर आ रहा होता है। बहुत कॉमन फाइंडिंग है अल्ट्रासाउंड की, क्या आता है, फैटी लिवर, मतलब लिवर पे फ़ैट एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा फ़ैट है कि अब वो ऑर्गन्स पे जमा होना शुरू हो गया है। लिवर पे एक्यूमुलेट हो रहा है, हार्ट पे एक्यूमुलेट हो रहा है, अब यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जब बॉडी में एक्सेसिव फ़ैट आ जाए कि वो अपने नॉर्मल जगह के अलावा और जगहों पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो उससे हम क्या कह रहे हैं, ओबेसिटी कह रहे हैं। सबक्यूटेनियस फ़ैट तो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ बॉडी में और जगहों पर भी फ़ैट जमा हो रहा है। हमारे पास एक पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं बीएमआई। बीएमआई के फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि एक पर्सन नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है या फिर ओबीज है। अब बीएमआई हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हमें चाहिए वेट इन केजी, दूसरा हमें चाहिए हाइट इन मीटर्स। वेट को डिवाइड करना होगा हाइट के स्क्वायर से,
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का वेट है 60 kg, 150, तो 150 का स्क्वायर लेंगे और इसको फिर 60 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो रेशियो आएगा वेट और हाइट के स्क्वायर का, इसे हम कहेंगे BMI। अब BMI की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल BMI आ गया हमारा 22.7, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया और 22.7 BMI आ गया। अब हमने देखना होगा कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। हमारे पास एक चार्ट है, जैसे कि अगर BMI की वैल्यू लेस देन 18.5 आ रही है, इसका मतलब जो पर्सन है वो अंडर वेट है, ठीक है, उसका वेट नॉर्मल से कम है। अगर BMI हमारा लाई कर रहा है बिटवीन 18.5 टू 24.9, तो ये क्या है, नॉर्मल BMI है, ठीक है, उस पर्सन का वेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है 25 से अगर किसी का BMI लाई कर रहा है बिटवीन 25 टू 29.9, इसका मतलब है वो पर्सन ओवर वेट है, अभी वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा उसका वेट आ रहा है अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, ठीक है, अभी ओबीस में लाई नहीं कर रहा। अगर BMI 30 या 30 से ज़्यादा आ रहा है, तो अब ये लाई कर रहा है इन ओबीस, ठीक है, अब वो पर्सन ओबीस है। तो इसके मदद से हम ये देख सकते हैं कि पर्सन अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल है या फिर ओबीस है। इसके आगे भी फिर कैटेगरी होती है, ठीक है, क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2, क्लास 3, उसमें हम नहीं जा रहे डिटेल में। हमने ये निकाला BMI, फॉर एग्जांपल हमारा 22.7 आ गया, कहाँ पर लाई कर रहा है, नॉर्मल में, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन का BMI नॉर्मल है, इसका जो वेट है ये इसका हाइट का अकॉर्डिंग है। कॉज इसका है इनहेरिटेंस, किसी की फैमिली में ही ये चीज़ अगर है तो चांसेस हैं कि उसको भी हो सकती है, ठीक है, वो भी ओबीस पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट या फिर लाइफ स्टाइल। अगर किसी का लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, ज़्यादा वर्कआउट नहीं है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा डाइट अगर ज़्यादा फैटी फूड वो ले रहा है अपनी डाइट में, तो चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सरसाइज नहीं है लाइफ में, तो फिर क्या है, ओबीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब ओबेसिटी की वजह से किन चीज़ों के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा है। एक पर्सन अगर ओबीज है तो उसका चांसेस है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन रेसिस्टेंस होगी उसकी बॉडी में और डायबिटीज़ इन दैन उसको होगी ही होगी। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब ये फैट कहाँ जमा होना शुरू हो गया है, आर्टरीज में। हमने पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इस वजह से कार्डियोवैस्कुलर के भी चांसेस ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। यही बात है कि फैट अब कहाँ जमा होना शुरू हो गया है, ब्लड वेसल में, उसको नैरो डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ब्लड का वेसल्स में, और क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है। कुछ कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ओबेसिटी की वजह से। नाउ नेक्स्ट दो डिजीज़ हमारी रहती है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ये दोनों डिजीज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल मसला है, इसमें हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई इशू नहीं आ रहा है। दोनों डिजीज़ ईटिंग डिसऑर्डर्स में आती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको वेट गेनिंग का फियर होगा, फियर ऑफ गेनिंग वेट, कि कहीं उसका वेट गेन ना हो जाए। इस फियर की वजह से ये जो पर्सन है ये फूड नहीं ले रहा होगा। ये डिज़ीज़ कॉमन है इन यंग गर्ल्स और विमेन। दूसरी तरफ है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें भी जो पर्सन है उसको फियर होगा ऑफ गेनिंग एक्सेसिव वेट, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पर पर्सन फूड नहीं ले रहा ना एनोरेक्सिया नर्वोसा में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बिंज ईटिंग होगी। बिंज ईटिंग मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कर लेना। शॉर्ट टाइम पीरियड में ये पर्सन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फूड ले लेगा। बिंज ईटिंग का मतलब क्या है, एपिसोड ऑफ अनकंट्रोलेबल ईटिंग, उसको कंट्रोल नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फूड ले लेगा, लेकिन क्योंकि इसको भी फियर है ऑफ गेनिंग वेट, तो अब इसको गिल्ट आना शुरू होगा, ठीक है, उसको बुरा लगेगा कि उसका वेट गेन ना हो जाए, इसने इतना ज़्यादा फूड ले लिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पर्जिंग,
वो वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा, जो फूड उसने ले लिया उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा थ्रू वॉमिटिंग। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, बिंज ईटिंग होगी, उसके साथ साथ पर्चिंग होगी। पहले वो पर्सन फूड बहुत ज़्यादा ले लेगा, अनकंट्रोलेबल फूड इनटेक होगा एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल, उसके बाद गिल्ट होगा, ठीक, उसको गिल्ट फील होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा इंड्यूस वॉमिटिंग, पर्चिंग। तो ये डिफरेंस है दोनों डिजीज़ में। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, क्योंकि पर्सन फूड नहीं ले रहा है तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट होंगी, जिसके बाद किडनी डिसऑर्डर, हार्ट प्रॉब्लम्स, टूथ प्रॉब्लम और तमाम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, और चैप्टर 11 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है।